हेलो एवरीवन। सो वॉच लिस्ट से दो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं आज। Q2 FY26 का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए। तो आनंद राठी, SG फिनसर्व, दोनों के Q2 के नंबर्स आए हैं। पास्ट में जो उनकी कमेंट्री थी उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे, कैसे ओवरऑल नंबर्स हैं, कैसी परफॉर्मेंस है, एंड आगे का आउटलुक डिस्कस करेंगे। सो आनंद राठी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब आनंद राठी को जब से चैनल स्टार्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में हमने डिस्कस किया है, एंड मेरी तरह आनंद राठी भी बहुत कंसिस्टेंट है। मतलब हर एक क्वार्टर में हम देखते हैं, चाहे इसकी ग्रोथ हो, मार्जिन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, ROE का नंबर हो, क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर हो, RM एट्रिशन का नंबर हो, ऑलमोस्ट हर एक मैट्रिक पे कंपनी इंडस्ट्री को भी आउट परफॉर्म करती है, अपने जो बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, उनको भी हर एक क्वार्टर में आउट परफॉर्म करती हुई आई है। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। मतलब जितने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से सबसे सिंपल बिजनेस मॉडल है आनंद राठी का। दो ही तो प्रोडक्ट करते हैं ये। एक म्यूचुअल फंड जहां पे 70% लगभग पैसा इनके क्लाइंट का म्यूचुअल फंड में ये डालते हैं, और दूसरा है इनका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसको MLD बोलते हैं। 25 से 30% पैसा कंपनी अपने क्लाइंट का उसमें इन्वेस्ट करती है। आप बोल सकते हो ऐसे कि अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है आनंद राठी। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी कंपनीज जो है वो डिसइंटरेस्ट करते हैं या गलत करते हैं क्लाइंट के साथ में, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है, जो काम करने का तरीका है, एक बोरिंग जरूर है लेकिन कंसिस्टेंसी है। क्लाइंट को रिटर्न कंसिस्टेंटली डिलीवर करके देते हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो लास्ट 10-12 साल में, इनफैक्ट मैनेजमेंट तो बोलता है कि जब से हमने स्टार्ट किया है तब से एक भी NFO हमने अपने क्लाइंट को सेल नहीं किया है। NFO बेसिकली क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जब कोई नया फंड आता है, नया फंड लॉन्च होता है, नई स्कीम लॉन्च होती है, तो न्यू फंड ऑफर उसको बोला जाता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब उसको ज्यादा प्रमोट करता है तो उसमें आपको कमीशन ज्यादा मिलता है। दूसरा एक होता है आपका B30 का मतलब क्या हुआ कि जो टॉप 30 सिटीज हैं उनके बाहर जब आप मतलब म्यूचुअल फंड सेल करते हो, जो B30 सिटीज हैं उनके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो, तो जो AMCs होती है ना, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, ये आपको ज्यादा कमीशन देते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के कंपैरिजन में। तो आनंद राठी का कहना है हम ना तो NFO करते हैं ना ही ये B30 वाला काम करते हैं, बिकॉज हमारा फोकस है क्लाइंट का रिटर्न बनना चाहिए जो हमने कमिट किया है। कमिट क्या करते हैं? ये 11 से 13% का रिटर्न ये कमिट करते हैं अपने क्लाइंट्स को। HNIs का पैसा मैनेज करते हैं, अल्ट्रा HNIs का पैसा मैनेज करते हैं। तो 11 से 13% का इनका कमिटमेंट होता है और कंसिस्टेंटली कंपनी उसको आउट परफॉर्म करती है, मतलब अल्फा जनरेट करती है उसके ऊपर। सो इनका कहना है कि जब तक कोई भी नया प्रोडक्ट या नया इंस्ट्रूमेंट हमको ये डेटा के साथ में शो नहीं करता, हमको ये कन्विंस नहीं कर देता कि ये प्रोडक्ट, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे क्लाइंट के लिए ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट कर सकता है 13% से ज्यादा, तब तक हम अपने क्लाइंट को कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट नहीं करते, ऑफर नहीं करते। और लास्ट 10-15 ईयर से कंपनी का कहना है कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको दिखाई नहीं जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी से बेटर रिटर्न डिलीवर करके दिखा दे हमारे क्लाइंट्स को। तो इसीलिए ये कोई भी और प्रोडक्ट नहीं करते, सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स कंपनी करती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि हमारे क्लाइंट्स कई बार हमको फोर्स करते हैं कि हमें कोई और प्रोडक्ट दो, हम बोर हो चुके हैं इन दो प्रोडक्ट्स के साथ में। मतलब PMS हो, AIF हो, कई सारे इमर्जिंग फंड्स आते हैं, सो उसमें हमारा एलोकेशन करवाओ। लेकिन वही है, एक वेल्थ मैनेजर का काम ही वही है कि आप अपने क्लाइंट का वो जो इम्पेशंस है ना, इंपल्सिव होता है कि मार्केट में कोई नई चीज आई है उसको एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजों से आप उनको बचाओ। मार्केट में जो नई नई चीजें आती हैं उनमें वो कैरिड अवे ना हो जाए और अपने गोल पे, अपने टारगेट पे फोकस रखें। तो वैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है, वही बिजनेस मॉडल है आनंद राठी का। सो अभी इनके Q2 के नंबर्स देख लेते हैं कि ओवरऑल नंबर्स इन्होंने कैसे डिलीवर करे हैं। रेवेन्यू सबसे पहले अगर हम देखें तो 23% की ग्रोथ है। अभी Q1 में जब हमने इनका रिजल्ट डिस्कस किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये 15% का ग्रोथ या 16% का ग्रोथ आपको दिख रहा है ना रेवेन्यू में Q1 में, सो वही हम एक ही मैट्रिक को अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ घट गया तो खराब, ग्रोथ बढ़ गया तो अच्छा, तो बिजनेस जो है ना वो हमें समझ नहीं आएगा कभी भी। हम हमेशा अपना व्यू जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज करते रहेंगे। ऑफकोर्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस मैटर करता है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए ना कि मतलब क्या बिजनेस पूरा डीरेल हो चुका है। सो वही हमने डिस्कस किया था Q1 में कि रेवेन्यू ग्रोथ जरूर आपको 15-16% दिख रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है फुल ईयर के लिए उसका 24% वो Q1 में अचीव कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 100 रुपए का उन्होंने गाइडेंस दिया था पूरे साल का, इसका मतलब हर एक क्वार्टर में आपको 25 रुपए करना है, तो Q1 में 24 रुपए तो कर चुके हैं ना वो। तो आपको ग्रोथ बेशक 15-16% दिखा Q1 में, लेकिन अपने गाइडेंस पे बिल्कुल ट्रैक पे चल रही थी कंपनी। और रेवेन्यू के अलावा जो बाकी नंबर्स थे उसमें तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया ही था। अब Q2 में आप देखो इन्होंने ग्रोथ दिखाया है 23%, तो पूरे H1 में कितना ग्रोथ हो गया? 20%। यही तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है पूरे साल का, तो मतलब बिल्कुल ऑन ट्रैक है कंपनी। देन एम्प्लॉय एक्सपेंस अगर आप देखोगे इनका तो सिर्फ 14% से इंक्रीज हुआ है,
और यहीं पे आनंद राठी को ना बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस रेवेन्यूज के कंपैरिजन में लास्ट ईयर था 44%, इस क्वार्टर में है 41%, लास्ट क्वार्टर में भी ये 41% था। तो ये कंसेक्यूटिवली सेकंड ऐसा क्वार्टर है आनंद राठी के लिए जहां पे एक्सपेंस वाला पार्ट नीचे गया है, इनकम वाला पार्ट ऊपर बढ़ा है। एडवांटेज कंपनी को इनके पीबीटी और पैट में दिखा है, 31% का ग्रोथ है पैट में, और ये 99.9 टेक्निकली इसको 100 ही बोल सकते हैं। सो पहला ऐसा क्वार्टर है आनंद राठी का जहां पे इन्होंने 100 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। तो चाहे रेवेन्यू ग्रोथ देखें, मार्जिन देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। एंड वही आनंद राठी जो बहुत बार डेटा कोट करते हैं कि NSE 250 का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो इसमें इकलौती आनंद राठी ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 3 साल से हर एक साल में पैट ग्रोथ का कोई गाइडेंस दिया है और अपने गाइडेंस को हर बार या तो ओवर अचीव किया है या गाइडेंस को इन्होंने मीट किया है। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है कंपनी की। देन AUM भी 22% से ग्रो किया है कंपनी का फर्स्ट हाफ के अंदर। अदर मैट्रिक्स अगर हम देखें तो ROE मतलब ऑलरेडी काफी अच्छे थे और इंप्रूव हुए, 44 से 45% का ROE क्रॉस किया है इन्होंने। देन नेट इनफ्लो का नंबर, यानी कि आप फ्रेश पैसा कितना लेकर के आए हो। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये बहुत क्रिटिकल मैट्रिक होता है, बिकॉज आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ का आइडिया लगता है इससे। तो इस क्वार्टर में 28% की ग्रोथ है। अब अगर आप लास्ट ईयर जुलाई से सितंबर का क्वार्टर देखो ना, यानी लास्ट ईयर का Q2 वो सबसे बेस्ट क्वार्टर था निफ्टी के लिए। तो उस हाई बेस के ऊपर भी आप 28% का और मतलब फर्दर ग्रोथ लेके आए हो इस क्वार्टर में, तो मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। एक चीज इसमें नेगेटिव ये है कि सीक्वेंशियली डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में इनका नेट इनफ्लो का नंबर 3400 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 10-11% से कंपनी का नेट इनफ्लो का नंबर गिरा है। लेकिन अगेन वही पॉइंट है कि हर एक मैट्रिक में हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई जजमेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर आप पूरा फर्स्ट हाफ देखो तो चाहे टोटल नेट इनफ्लो हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड का पूरा फ्रेश पैसा हो, सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 20 से 30% के आसपास की। इनफैक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो नेट इनफ्लो का नंबर है वो तो इनका ऑल टाइम शायद हाईएस्ट आया है 2000 करोड़, बिकॉज ये लास्ट 1-2 क्वार्टर पहले भी 1400-1300 करोड़ के आसपास ही था। तो पिछले 2-3 क्वार्टर में भी सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। देन मार्केट शेयर की अगर हम बात करें आनंद राठी की, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। नेट इनफ्लो का डेटा अगर आप देखोगे FY20 में, तो कंपनी इंडस्ट्री में अगर 100 रुपए आते थे तो आनंद राठी का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता था, 16 पैसे, 16 पैसे। आज अगर आप देखो तो इंडस्ट्री में अगर 100 रुपीज आ रहा है तो आनंद राठी का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, 2.30 पैसा। यानी बहुत फास्ट रेट से मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है नेट इनफ्लो में। नेट इनफ्लो मतलब इंडस्ट्री में फ्रेश पैसा कितना आया, और AUM मार्केट शेयर कितना है कि पूरे इंडस्ट्री में, मतलब पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो AUM है उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर 6 साल पहले 1% था, अब ये 1.5% के आसपास है। अच्छी चीज क्या है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 1.41% था, इस क्वार्टर में 1.43% है। देन गाइडेंस वाला पार्ट, तो वही तो हमने बात की ना कि रेवेन्यू आपको Q1 में दिखेगा 15%, बट गाइडेंस तो अचीव कर लिया ना 50%, पूरे साल का 50% फर्स्ट हाफ में अचीव हो गया। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52% कंपनी उसका अचीव कर चुकी है फर्स्ट हाफ के अंदर, और बहुत हाई चांस है, बिकॉज अभी जैसा हमने लास्ट कुछ वीक्स देखे हैं मार्केट में रिकवरी हुई है, ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहना भी चाहिए वैसे, बिकॉज अब सारी चीजें गवर्नमेंट ने भी एक वो बूस्ट दे दिया GST रैशनलाइजेशन करके, तो बहुत हाई चांस है कि कंपनी ना अपने पैट वाले गाइडेंस को ओवर अचीव कर सकती है, बिकॉज 52% इन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कर दिया है। AUM का गाइडेंस था इनका 1 लाख करोड़ का, और 91,000 करोड़ पे कंपनी अभी पहुंच चुकी है, यानी 91% अपने पूरे साल के गाइडेंस का आप 6 मंथ्स के अंदर अचीव कर चुके हो। सो वही पॉइंट है कि बहुत हाई चांस है इसको भी कंपनी ओवर अचीव कर ले अगले 6 महीने के अंदर। देन और अगर हम की मैट्रिक्स देखें, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, हम ये तो देख रहे हैं कि आनंद राठी परफॉर्म अच्छा कर रहा है और इस क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज जो इनको इस क्वार्टर में मिला है, जो लास्ट क्वार्टर में मिला है, हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि क्यों हायर चांस है कि अगले 6 महीने में भी हमको ये देखने को मिले कि इनका जो अर्निंग ग्रोथ है ना, पैट ग्रोथ है, वो इनके रेवेन्यू से ज्यादा ही रहेगा। उसका मतलब क्या रीजन है, मेन रीजन है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आप देखोगे AUM पर RM, मतलब एक RM कितना AUM मैनेज कर रहा है। ये YOY तो बढ़ा ही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 224 करोड़ था, इस क्वार्टर में 231 करोड़ है। क्लाइंट पर RM, यानी कि एक RM जो है वो कितना क्लाइंट मैनेज कर रहा है, अगेन ये YOY बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर में 31 था, इस क्वार्टर में 33 है। कहने का मतलब क्या है कि मेरा एक एम्प्लॉय, एग्जांपल के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक एम्प्लॉय मेरा पूरे क्वार्टर में पहले कोई 30 पीसेस बनाता था, अब वो 33 पीसेस बना रहा है, लेकिन उस एम्प्लॉय को सैलरी तो मैं सेम दे रहा हूं, तो मेरा जो एक्सपेंस है वो सेम है, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से मेरे बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो मेरे सेम एक्सपेंस पे रेवेन्यू बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा।
तो वो आनंद राठी के बिजनेस के अंदर अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। और इसका क्या एग्जैक्ट रीजन है, आगे कैसी विजिबिलिटी है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन ये थोड़ी सी अनयूजुअल चीज है आनंद राठी के साथ में, बिकॉज हम जब से भी ट्रैक कर रहे हैं, मैं पर्सनली जब से ट्रैक कर रहा हूं आनंद राठी को, हमने ज्यादा एट्रिशन आरएम वाले पार्ट पे इनका देखा नहीं है। अभी ये अगेन सेकंड ऐसा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है आनंद राठी के लिए जहां पे 2 आरएम एट्रिशन हुआ है, यानी कि आरएम इनको छोड़ करके गए हैं दूसरी कंपनीज में। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ना ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है इन कंपनीज के लिए, स्पेशली तब जब आपका एक आरएम जो है वो मैच्योर हो चुका है, यानी 3 साल 4 साल उसको हो चुके हैं कई सारे क्लाइंट्स के साथ में। तो रिस्क ये होता है कि जब वो आरएम दूसरी कंपनी में जाता है तो वो जो क्लाइंट मैनेज कर रहा है उसका या तो पूरा एयूएम लेके चला जाएगा या फिर एटलीस्ट कुछ पार्ट तो उसके एयूएम का वो लेके चला जाता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन आप यहां पे देखो मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि पिछले 6 महीने में 4 ऐसे आरएम हैं जो हमें छोड़ के गए हैं दूसरी कंपनी में, और उनका एवरेज टेन्योर कितना था, 7 ईयर्स, 7 साल से वो हमारे बिजनेस के अंदर थे एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो। लेकिन स्टिल उसके बाद भी 82% जो उनका एयूएम था ना वो कंपनी ने रिटेन कर लिया। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज आप ग्राउंड पे देखोगे ना तो मोस्टली यही होता है, आरएम गया तो एटलीस्ट 50% तो वो एयूएम अपना लेके जाता है। यहां पे कंपनी ने 82% रिटेन किया है, वो भी 4 आरएम एट्रिशन का। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आरएम के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ा है इन्होंने क्लाइंट का, इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी अलग अलग लेयर ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, क्लाइंट के पूरे टेक केयर करती है उनका एयूएम का, फाइनेंशियल गोल का, और ऐसा नहीं है कि आरएम के ऊपर पूरा कंट्रोल छोड़ दिया। तो वहां पे भी एफिशिएंसी काफी अच्छी है आनंद राठी की। सो ये ओवरऑल रिजल्ट है नंबर से आनंद राठी के। अब डिस्कस करते हैं वो ऑपरेटिंग लेवरेज वाला पार्ट की कंपनी को क्यों मिल रहा है। सो बेसिकली एक तो जो इनकी आरएम हायरिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना वो काफी डिफरेंट है जब आप इसको कंपेयर करोगे मार्केट में दूसरी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से। क्योंकि जनरली क्या होता है इंडस्ट्री में, जो आरएम दूसरी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहा है या बैंक में एज अ प्राइवेट बैंकर जॉब कर रहा है, उनको हायर करते हैं वो एज अ वेल्थ आरएम। अब उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एटलीस्ट 30 से 40% का उनको सैलरी हाइक देना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है कि 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर उनको कोई और कंपनी 30-40% का हाइक देगी तो वो आरएम वहां चला जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो आपका जो पाइपलाइन है ना वो कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं कर रहा, मतलब आरएम आ रहा है फिर आरएम जा रहा है, वो मैच्योर हो ही नहीं रहा, वो क्लाइंट मैनेजमेंट सीख ही नहीं रहा, आपका जो वर्क कल्चर है उसके साथ में वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा अच्छे से। लेकिन आनंद राठी इसमें क्या करता है, ये बेसिकली जूनियर आरएम्स को हायर करते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप उनको बोल सकते हो एक तरीके से, उनको हायर करते हैं और सीनियर आरएम के अंडर वो उनको ग्रूम करते हैं 2-3 साल तक। और जब उनको लगता है कि वो जो असिस्टेंट मैनेजर है वो इतना केपेबल हो गया है कि खुद से क्लाइंट मैनेज कर सकता है, आनंद राठी का जो वर्क कल्चर है उसको अब वो पूरे तरीके से समझ गया है, उसकी वैल्यू को वो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा मार्केट में, तब उसको वो क्लाइंट देना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कि प्रमोशन जो है वो इंटरनली कंपनी ज्यादा करती है। लगभग इनका डेटा इन्होंने शेयर किया था किसी कॉन कॉल में, 80 से 83% जो इनके आरएम बनते हैं आगे चल के वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट होते हैं रादर देन की बाहर से लेकर के आए। इसीलिए इनका आरएम एट्रिशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत कंट्रोल में रहता है। ये लास्ट 2 क्वार्टर से हम ये 2 आरएम एट्रिशन देख रहे हैं, अदरवाइज आप देखोगे तो मोस्टली ये हर एक क्वार्टर में 0 आरएम एट्रिशन रिपोर्ट करते थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इसमें अगर आप देखोगे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिल रहा है अभी फिलहाल, बिकॉज लास्ट 2 सालों में इस कंपनी ने जो आरएम प्रोमोट किए थे ना, अब वो मेच्योर होते जा रहे हैं। जैसे हमने डेटा में देखा ना कि एक आरएम जो है वो ज्यादा एयूएम मैनेज कर पा रहा है, एक आरएम जो है वो ज्यादा क्लाइंट मैनेज कर पा रहा है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में कॉस्ट नहीं बढ़ रही। तो अगर आप उनका सैलरी कॉस्ट देखोगे तो 60 करोड़ से 70 करोड़ हुआ है। सैलरी कॉस्ट जरूर बढ़ा है बिकॉज आरएम का बेस इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंसेंटिव कॉस्ट नहीं बढ़ा। इंसेंटिव कॉस्ट एक्चुअली में कम हुआ है। इंसेंटिव कॉस्ट कम क्यों हुआ है, बिकॉज जैसा वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आप देखते हो तो आपका एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उससे पहले आपको सैलरी जस्टिफाई करनी होती है। सो एग्जांपल के लिए एक आरएम की जो सैलरी जस्टिफिकेशन है वो 10 लाख है, यानी वो 10 लाख का बिजनेस अगर मेरे लिए करेगा तब उसकी सैलरी जस्टिफाई होगी। लेकिन अगर उसको इंसेंटिव बनाना है तो उसको 4 टाइम करना पड़ेगा अपने जस्टिफिकेशन का, यानी कि 10 लाख उसकी सैलरी जस्टिफिकेशन है, 40 लाख अगर वो करेगा तब वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा। तो आनंद राठी के बिजनेस में भी क्या हो रहा है, लास्ट 2 साल में जो उन्होंने आरएम हायर किए हैं वो अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं। मतलब अगर पहले वो 10 लाख का बिजनेस कर रहे थे तो अब वो 15 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक पहुंचे हैं, बट स्टिल इंसेंटिव के लिए वो एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आनंद राठी को कि एयूएम तो बढ़ रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एयूएम मैनेज करते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है आरएम की, लेकिन आरएम को अभी भी इंसेंटिव नहीं देना पड़ रहा बिकॉज एक तो एयूएम का बेस ओवरऑल काफी छोटा है जो एलिजिबल है भी, और मोस्टली उसमें से अभी एलिजिबल नहीं है। तो ये हाई चांस है कि इनका अगला जो 6 महीना है Q3 और Q4 उसमें भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कंटिन्यू रहेगा।
मतलब कि प्रॉफिट में ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। लेकिन बहुत एक्सेप्शनल ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आनंद लाठी से, बिकॉज इनकी मैनेजमेंट ने खुद भी बोला है पास्ट में कि ये जो बिजनेस है ना, इसमें अगले 10 साल तक का बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। मतलब 20 से 25% से हम बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर। पूरी इंडस्ट्री 20% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें कंपनी का कहना है कि मतलब शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के बाद जो भी ये डिविडेंड देते हैं, हर एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट डिविडेंड देती है कंपनी, बोनस इशू किया इन्होंने पास्ट में, बायबैक भी किया था लास्ट ईयर। तो शेयर होल्डर को प्रॉपर रिवॉर्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कैश हमें हमारे बिजनेस में बचता है वो कंपनी दोबारा री इन्वेस्ट करती है बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। पास्ट में इन्होंने एचआर वाले पार्ट पे इन्वेस्ट किया था, अभी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस जो इनके हेड ऑफिस हैं, 17 के आसपास हेड ऑफिस हैं, कंपनी उनको और एम्पावर कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आरएम को मैनेज कर पाए, सो दैट इनको हर एक सिटी में छोटा छोटा ऑफिस ओपन ना करना पड़े। तो इन सबसे क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, लेकिन कंपनी मेक श्योर कर रही है कि ग्रोथ सस्टेन रहे। ऐसा ना हो कि हम सारा का सारा मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अभी ले लें, प्रॉफिट ग्रोथ अभी बना लें, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेन करने के ऊपर काम ना करें। तो इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 20-25% सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 30-40% आ जाए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर में बहुत हायर चांस है कि अगला 6 महीने में भी हमको अच्छा अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा आनंद राठी से। तो ये पूरा परफॉर्मेंस था, डिस्कशन था आनंद राठी के ऊपर। पॉइंट क्या है ना कि सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं आनंद राठी पे, हर एक क्वार्टर में सब कुछ अच्छा होता है, बिजनेस से लेकर के, परफॉर्मेंस से लेकर के, गाइडेंस से लेकर के, गाइडेंस की आउट परफॉर्मेंस से लेकर के, बिजनेस के अगले साल का आउटलुक तक सब कुछ अच्छा लगता है। प्रॉब्लम होता है इनके वैल्यूएशन को लेकर के। अभी रिजल्ट आने से पहले स्टॉक का पी था 75, अभी आप देखोगे तो हो गया 71, और जो इनका गाइडेंस है 375 करोड़ का पैट, उसके बेसिस पे अगर मैं फॉरवर्ड पी देखने जाऊं तो 64-65 का होता है। चलो हम ये भी अज्यूम करते हैं कि आप पैट ग्रोथ को मतलब बहुत आसानी से सरपास कर दोगे, ओवर अचीव कर लोगे, स्टिल आपका जो फॉरवर्ड पी है वो 60 आता है। पैट ग्रोथ कितना हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा या 35% हो जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड पी आपका 60 के आसपास आ रहा है। यानी कि पैग रेशियो अगर मैं देखूं ना तो 2 के आसपास है। तो वही चीज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करती है, वरना बिजनेस में सारी चीजें ठीक है, हर एक चेक बॉक्स को जो है वो टिक करती है ये कंपनी, और हर एक क्वार्टर में करती आ रही है। मतलब इन्होंने लास्ट 3 साल में जब से लिस्टिंग हुई है इस बिजनेस की, एक से एक बड़े इवेंट देखे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है, इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखा है, इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा है, यूएस में ऑल टाइम इन्फ्लेशन हुआ, फिर आपका ईरान इजराइल का वॉर हुआ, लास्ट 1 साल से हमारे मार्केट में करेक्शन चल रहा है, वो सारा फेस इन्होंने देखा है। बट अर्निंग ग्रोथ, एयूएम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ ये हर एक क्वार्टर में कंपनी की कंसिस्टेंट रही है। तो वही उसी के लिए मार्केट इतना प्रीमियम वैल्यूएशन देता है इसका स्टॉक को। बट हाँ, थोड़ा सा बेसब्री से इंतजार होगा जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लाइक 361, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, नुवामा वेल्थ, मोतीलाल ओसवाल, उनके कैसे नंबर्स आते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे थोड़ा सा है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई, थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी हुई, तो वहां पे री रेटिंग का स्कोप देखने को मिल सकता है। नुवामा में तो हमने ऑलरेडी देखा ही है लास्ट 1-1.5 साल में, जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था, आई थिंक 4000 के आसपास का प्राइस था, ऑल टाइम हाई उसका 8000 से भी ज्यादा का गया, बट जेन स्ट्रीट वाले इशू की वजह से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। इस साल उनके पैट पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट Q2 में थोड़ी सी हमको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वॉल्यूम वापस आया है उनके लिए, वो जो कस्टोडियन वाला बिजनेस था उसके अंदर, या थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था आनंद राठी के ऊपर डिस्कशन। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, एसजी फिनसर्व। सो एसजी फिनसर्व को तो अभी हमने आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले डिस्कस किया था, डिटेल बिजनेस एनालिसिस किया था उनका, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, प्रोमोटर कौन है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट सब कुछ डिस्कस किया था। उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम ब्रीफ में समझते हैं। तो एसजी फिनसर्व जो है एक एनबीएफसी है, अपोलो ग्रुप की कंपनी है ये, जो इनके प्रोमोटर हैं, जो अपोलो पाइप्स, अपोलो ट्यूब्स वगैरह जो कंपनी है वो इनके प्रोमोटर हैं। अब इन्होंने एसजी फिनसर्व एनबीएफसी बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज कोविड के टाइम पे इनको एक गैप दिखा कि इनके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनको बैंक से, एनबीएफसी से इतनी इजीली फाइनेंसिंग नहीं मिल रहा है। उनको जो इन्वेंट्री वगैरह लेना होता है इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उनको फाइनेंसिंग नहीं मिल रहा, वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिल रहा, जबकि वो इतने एस्टेब्लिश ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं, और अगर लोन मिल भी रहा है तो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। तो वो गैप देखते हुए इन्होंने एक एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट किया। एसजी फिनसर्व बाकी बैंक्स एनबीएफसी से क्यों डिफरेंट है, बिकॉज बैंक्स तो देखो एक यूनिवर्स होता है प्रोडक्ट्स का, लेंडिंग प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे लेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पास में, लेकिन एसजी फिनसर्व जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करता है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग आप उसको बोल लो, वर्किंग कैपिटल लोन बोल लो, बिल डिस्काउंटिंग बोल लो। तो बेसिकली एसजी फिनसर्व करता क्या है, कॉर्पोरेट्स के साथ में, एंकर्स के साथ में वो टाई अप करता है। कॉर्पोरेट्स एंकर्स कौन हो गए, जैसे स्टार्ट इन्होंने किया था अपोलो ग्रुप के साथ में, आज भी इनका मोर देन 50% जो एयूएम है वो अपोलो ग्रुप से ही आता है, लेकिन अभी इन्होंने डाइवर्सिफाई कर
लिया है, बाकी बाकी काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है, टाटा स्टील, मित्तल ग्रुप हो गया, फिर आपका टाटा मोटर हो गया, काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, पॉलीकैब हो गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को उन्होंने ऑनबोर्ड किया है। तो कंपनी क्या करती है, इन कॉर्पोरेट्स के जो डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनकी लिस्ट एसजी फिनसर्व के पास में आ जाती है। मतलब ये इन कॉर्पोरेट्स का जो ईआरपी होता है ना, उसके साथ में अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं और उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट इनके पास आ जाता है, जिससे एसजी फिनसर्व ये लाइव मतलब ट्रैक कर सकता है कि किस डीलर, किस डिस्ट्रीब्यूटर ने पास्ट में कितना इन्वेंट्री लिया, कितने टाइम में उसको सेल किया, कब पैसा वापस दिया अब ये कॉर्पोरेट को, और अभी आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री उसकी कितनी पड़ी हुई है। ये सारे डेटा के बेसिस पे ना एसजी फिनसर्व रियल टाइम मतलब वो डेटा को एक्सेस करके ये रिस्क मैनेज कर सकता है कि मुझे किसको कितने रेट पे इंटरेस्ट देना है, लोन देना है, लोन देना भी है या नहीं देना है, ये सारी चीजें वो अच्छे से असेस कर पाते हैं। प्लस रिस्क मैनेज करने के लिए एसजी फिनसर्व क्या करता है, एग्जांपल के लिए मैं पॉलीकैब हूं और मेरे किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 1 करोड़ का इन्वेंट्री चाहिए मेरे से। अब जो कॉर्पोरेट है, जो एंकर है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैश में मेरे से माल ले, बिकॉज मेरे को तो प्रोडक्शन में वापस से पैसा लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना है, मार्केटिंग पे पैसा लगाना है। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में से कैश में माल ले ताकि मैं अपना वो कैश यूज करके बिजनेस की फर्दर ग्रोथ में यूज करूं। लेकिन जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना कैश उसके पास एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे एसजी फिनसर्व क्या करता है, उनको लोन देता है। लेकिन एसजी फिनसर्व डायरेक्टली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन नहीं देता, वो इस कॉर्पोरेट के अकाउंट में वो पैसा डालेगा। एग्जांपल के लिए उसको 1 करोड़ का इन्वेंट्री चाहिए, तो वो मेरे पॉलीकैब के अकाउंट में 1 करोड़ डालेगा एसजी फिनसर्व, और मैं क्या करूंगा, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको 1 करोड़ की इन्वेंट्री दे दूंगा। पॉइंट ये आता है ऐसा एसजी फिनसर्व क्यों करता है, बिकॉज बैंक्स में और माइक्रो फाइनेंसिंग में जैसे आप देखते हो, जब पर्सनल लोन लेता है तो बोरोवर बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, कोई प्रोडक्टिव यूज के लिए चाहिए, लेकिन एंड यूज उसका कहां पे होता है ये हम ट्रैक नहीं कर सकते, और वही रिस्क है अनसिक्योर लोन में। तो यहां पे एसजी फिनसर्व इसीलिए ये मेक श्योर करता है कि एंड यूज जहां पे होना है उस कैपिटल का, वहीं पे हम डायरेक्टली पैसा दे दे, और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उसके रिटर्न में इन्वेंट्री मिल जाएगा। फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो इन्वेंट्री सेल करके प्लस जो 11 से 13% का इंटरेस्ट एसजी फिनसर्व चार्ज करता है वो एसजी फिनसर्व को रीपे कर दे। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है एसजी फिनसर्व का। एक और रिस्क मैनेजमेंट ये यहां पे फॉलो करते हैं, स्टॉप सप्लाई। स्टॉप सप्लाई क्या होता है, एसजी फिनसर्व बोलता है कॉर्पोरेट को, एंकर को, कि मैं आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन दे रहा हूं, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूं, यानी 16, 18, 20% पे दे रहा हूं, तो आपका काम इजी हो रहा है, आपका बिजनेस भी चल रहा है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंसिंग मिल रही है। लेकिन कल को चल के अगर आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डिफॉल्ट करता है, मुझे पैसा रीपे नहीं करता है, तो ये स्टॉप सप्लाई का जो क्लॉज है ये आप एग्जीक्यूट करोगे। इसका मतलब क्या है कि मैं पॉलीकैब में क्या करूंगा कि अगर मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने एसजी फिनसर्व को पैसा नहीं दिया तो मैं उसको और फर्दर इन्वेंट्री नहीं दूंगा, मैं वहां पे उसका माल और देना उसको रोक दूंगा। इससे क्या होगा, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की अगर सच में फाइनेंशियली सिचुएशन खराब है तो कल को चल के जब भी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी वो सबसे पहले एसजी फिनसर्व का दोबारा पैसा देगा। मतलब वो विलफुली डिफॉल्ट नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको फाइनेंशियली, वो एक अलग केस है, लेकिन विलफुली डिफॉल्ट नहीं कर सकता वो एसजी फिनसर्व के पैसे के ऊपर। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल एसजी फिनसर्व जो है वो यूज करती है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है एसजी फिनसर्व का। अभी इन्होंने इस पूरे साल का गाइडेंस दिया था एयूएम का 4000 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में एक इन्होंने लोअर रेंज उसका ऐड कर दिया 3500 से 4000 करोड़, और FY27 का इनका एयूएम का टारगेट है 6000 करोड़। तो मतलब मोटा मोटा अगले 2 साल में 50 से 60% के रेट से ये अपने एयूएम को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। हालांकि Q1 में जो इनका गाइडेंस था उसके अकॉर्डिंग हमको परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं, लेकिन स्टिल पूरे साल का इन्होंने परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस दिखाया है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी आएगी। तो अभी सबसे पहले तो एसजी फिनसर्व का Q2 के नंबर्स कैसे आए हैं उसको देख लेते हैं। हाँ, सो लोन बुक अगर हम देखें तो 2878 करोड़ का लोन बुक है। ये इनके क्लाइंट्स है बेसिकली, अगर आपको इनके क्लाइंट्स देखने हो किनके साथ में काम करती है, क्लाइंट्स मतलब इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को लोन देते हैं, ये इनके साथ में इनका टाई अप है। तो मेन ये 2 इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, कंज्यूमेबल और ऑटोमोबाइल। अभी इनका टारगेट है कि आगे चल के जो ये IT मोबाइल वाली जो कंपनीज होती है इनके साथ में धीरे धीरे अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पेनिट्रेशन बढ़ाए, पर मेजर जो अभी इनका एयूएम है वो इस वाले सेगमेंट से आता है। सो इनका एयूएम अगर हम देखें, डिसबर्समेंट तो 11% से ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लोन बुक अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% की ग्रोथ है। पूरे साल का गाइडेंस कितना है 4000 करोड़ का, अभी कितना हो गया 2878 करोड़। तो मतलब अभी भी गाइडेंस से काफी पीछे है, और एक्चुअली में अगर इनको पूरे साल का वो 4000 करोड़ का गाइडेंस अचीव करना है ना, तो अगले दोनों क्वार्टर में 17 से 18% का ग्रोथ इनको दिखाना पड़ेगा, Q3 में भी Q4 में भी, इस बेस से
इस बेस से, यानी कि आपको अगले 6 महीने में अपने लोन बुक को 35 से 40% के रेट से ग्रो करना पड़ेगा अगर आपको एग्जैक्ट 4000 करोड़ का जो एयूएम का गाइडेंस है उसको अचीव करना है। एवरेज लोन बुक कंपनी का गाइडेंस था 3000 करोड़, ऑलरेडी ये 2526 करोड़ पे पहुंच गए। तो मतलब ये वाला गाइडेंस अचीवेबल लगता है कंपनी का, क्योंकि हार्डली आपको 20% 18% और ऐड करना है, वो भी अगले 2 क्वार्टर्स में। तो 9% से भी आप करोगे तो भी ये वाला गाइडेंस तो अचीव हो जाएगा। यहां पे अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग इनकम में सिक्वेंशियली 11% का ग्रोथ है और पैट में 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब H1 टू H1 अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो एयूएम का नंबर या एवरेज लोन बुक का नंबर कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज आरबीआई के एक रेगुलेशन की वजह से लास्ट ईयर इनको अपने लोन बुक को ना रिड्यूस करना पड़ा था। बट हाँ, प्रॉफिट का नंबर हम कंपेयर कर सकते हैं, पैट का नंबर कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है ना कि इंटरेस्ट इनकम तो ग्रो कर रहा है 12% से, H1 में 87% से, बट आई डोंट नो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका क्यों इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बताया था कि हमारा प्रोसेसिंग फी बैंक्स की तरफ से थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया है, लेकिन वो इन्होंने बोला था वन टाइम है। तो अभी कल कॉन कॉल होगा तो उस पर क्लैरिफिकेशन लेंगे मैनेजमेंट से कि क्या ये स्ट्रक्चरल है, मतलब क्या Q3 Q4 में भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ 40% है H1 में और 4% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। एडवांटेज इनको मिला है ओपेक्स वाले पार्ट पे, ऑपरेशनल एक्सपेंस कंपनी के कम हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर, और पूरे H1 में भी सिर्फ 7% का ओपेक्स बढ़ा है, जिसकी वजह से ना इनको बॉटम लाइन में बूस्ट मिला है और प्रॉफिट कंपनी का 16% ग्रो कर गया Q2 के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 58% से ग्रो किया है YOY लेवल पे। सो ये इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। गाइडेंस क्या है? ये गाइडेंस है FY25 में 2326 करोड़ का एयूएम था। अभी इस साल का इनका कहना है 4000 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे और 6000 करोड़ तक FY27 में पहुंचेंगे। तो ये कंपनी का गाइडेंस वाला पार्ट है। सो ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखोगे तो मतलब ठीक ठाक से नंबर्स हैं। कुछ वाले पार्ट पे जरूर अभी भी डाउट है कि क्या मैनेजमेंट वो गाइडेंस अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। पैट वाला अगर आप नंबर देखोगे तो हालांकि वहां इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इस क्वार्टर में। 14 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, इस बार 28 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, यानी 100 करोड़ की ग्रोथ है पैट में। और पूरे साल का इनका पैट का गाइडेंस है 150 से 160 करोड़। पहले आई थिंक इन्होंने 200 करोड़ दिया था, तो उसको भी शायद से इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 150 से 160 करोड़ का इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया। अभी पूरे H1 में कितना पैट हो गया? 52 करोड़। तो मोटा मोटा आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर और ऐड करना है अगले 6 महीने के अंदर। पिछले पूरे साल में FY25 में कंपनी का पैट था 81 करोड़, यानी पिछले पूरे साल का जो आपका पैट था उससे भी लगभग आपको 20% 25% और पैट ज्यादा करना पड़ेगा अगले 6 महीने के अंदर। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंपनी उसको कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हालांकि ये जो 100% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है Q2 में कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q2, ये ट्रेंड अगर मेंटेन रहे तो जरूर वो नंबर अचीव कर सकती है 150 करोड़ के आसपास। तो वो एक थोड़ा सा देखना होगा कंपनी कहां पहुंचती है। बाकी एयूएम के ऊपर है मेन। तो एयूएम अभी 2878 करोड़ है, और अगर आपको 4000 करोड़ करना है तो अगले दोनों क्वार्टर में 18% की एयूएम ग्रोथ आनी चाहिए। और अगर जो इन्होंने लोअर रेंज दिया है 3500 करोड़, उसको अगर अचीव करना है तो तब तो 10-11% का ग्रोथ से भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर पॉइंट ये है कि गाइडेंस को आप अंडर परफॉर्म करोगे, क्योंकि स्टार्ट आपने किया था 4000 करोड़ से और फिर आप 3500 करोड़ पे एंड करोगे। तो ये सारी चीजें हैं, देखने वाली है। अच्छी चीज एक और है एसजी फिनसर्व के साथ में कि आरओई इंप्रूव हुआ है। इनका गाइडेंस है कि अगले 2-3 साल में आरओई हमारा जो 9% था FY25 में, उसको हम 15 से 18% तक लेके जाएंगे। Q2 में यानी कि H1 में कंपनी का आरओई ऑलरेडी 11% के आसपास हो गया, तो मतलब उस डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो। सो ये बिजनेस ऐसा है ना एसजी फिनसर्व का कि जीरो एनपीए, रिस्क का इतना ज्यादा अभी तक कंसर्न नहीं लगता एनपीए वाले पार्ट पे, लेकिन थोड़ी सी जो इनकंसिस्टेंसी है इनके गाइडेंस और एग्जीक्यूशन को लेकर के, वो थोड़ा सा एक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनने नहीं देती। अदरवाइज अगर आप वैल्यूएशन देखो, प्राइस टू बुक 2.0 2.1 का है, एयूएम की ग्रोथ 50-60% के आसपास चल रही है जो गाइडेंस है इनका, और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10-15-16 से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो नंबर्स अभी तक ठीक आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी पे कोई इशू नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेट जो बनता है ना, वो वैसा कन्विक्शन अभी तक आ नहीं रहा। सो इस केस में अगर मुझे प्ले करना हो पर्सनली तो ऑफकोर्स मैं छोटे कैपिटल के साथ में ही रिस्क लूंगा, बिकॉज जब तक मुझे वो 1-2 क्वार्टर की कंसिस्टेंसी नहीं दिखती छोटे बिजनेस के अंदर, तब तक मतलब वो मजा नहीं आता कि एक बड़ा कैपिटल के साथ में वो रिस्क लिया जा सकता है। अगेन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। कल का कॉन कॉल जो है इनका, उसमें हमको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि एसजी फिनसर्व आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है।
अभी ये वाले जो नंबर्स हैं आप थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो ऑन ट्रैक हैं, कुछ कुछ चीजों को लेकर के अभी भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर कौन कौन में क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये पूरा डिस्कशन था इन दोनों बिजनेसेस के ऊपर। कल और भी रिजल्ट आएंगे कंपनीज के, तो देखना पड़ेगा कि अगर टाइम मिला तो इनके कौन कॉल डिस्कस करेंगे। कौन कॉल अटेंड तो मैं करूंगा ऑफकोर्स, लेकिन अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे फोकस करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।